हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रेड साइकिल के फेसेस को पढ़ा कि ट्रेड साइकिल का मीनिंग पढ़ा, उसके फेसेस पढ़े कि ट्रेड साइकिल के 4 फेसेस बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड फिर रिकवरी। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेड साइकिल्स पर बेस्ड आपके सिलेबस में 2 थ्योरीज़ हैं, एक हिक्स की है, एक सैमुएल्सन की है। पहले हम आज सैमुएल्सन की थ्योरी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हिक्स को स्टडी करेंगे। सैमुएल्सन का मॉडल बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल है। प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से यदि उन इक्वेशंस को सॉल्व करना का पैटर्न सीख लोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने बहुत इजी तरीके से इक्वेशंस की कैलकुलेशन को करना इस वीडियो में आपको सिखाना है, ठीक है। तो सैमुएल्सन क्या कहता है कि जो इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल के ये जो फेसेस आते हैं, ये जो डिफरेंट फेसेस अराइज होते हैं, इनका मेन कारण होता है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होना। यानी कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स अराइज होते हैं। सैमुएल्सन का ये मानना है कि इनकम इस वजह से इंक्रीज होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, और इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया जाएगा ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के ऊपर। तो सैमुएल्सन ये कहता है कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर ये दोनों मिलकर काम नहीं करते, इन दोनों में लैग्ड रिलेशन होता है। लैग्ड रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो कि यानी कि आज के टाइम में यदि आपका टी टाइम, जैसे कि आज मंथ है अप्रैल का, मार्च में यदि मल्टीप्लायर एक्टिवेट था तो अप्रैल के महीने में फिर एक्सीलरेटर होगा, फिर मई के मंथ में मल्टीप्लायर। ये जस्ट एक ये बताने के लिए है कि लैग्ड रिलेशन क्या होता है कि दोनों चीज़ें मिलकर काम नहीं करती, ये उसके बाद, ये उसके बाद और ये उसके बाद, उसको लैग्ड रिलेशन कहते हैं। तो वो साथ में ये भी कहता है कि कंजप्शन और इनकम इन दोनों में भी लैग्ड रिलेशन होता है। लैग्ड रिलेशन का क्या है, देखिए जैसे अब आप अप्रैल मंथ में जो भी कंज्यूम कर रहे हो, अप्रैल मंथ का कंजप्शन आपका कौन से मंथ की सैलरी है, मार्च की सैलरी। यानी कि इनकम कौन से महीने की है, मार्च महीने की, और कंजप्शन कौन से महीने में हो रहा है, अप्रैल महीने में। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि टी टाइम को हम अप्रैल का मंथ माने तो वो आपकी T-1 यानी कि मार्च मंथ की इनकम है, जिसको कि आप अब कंज्यूम कर रहे हैं। तो C यानी कि कंजप्शन ऑफ टी टाइम इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ T-1 टाइम। अब यदि आपकी इस बार सैलरी बढ़कर आई है तो आप कंजप्शन भी ज़्यादा करेंगे, और जितना आप कंजप्शन ज़्यादा करेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अब आप अपनी इनकम में से जो आपकी अब मार्च मंथ की सैलरी आपको मिली है, इस इनकम में से आप कितना कंज्यूम करेंगे ये डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर। अल्फा यानी कि MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मल्टीप्लायर जो है, हम उसका सिंबल है K, उससे सिंबल K से पढ़ते हैं, और एक्सेलरेटर को पढ़ते हैं W से। तो जितनी आपकी मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी, उतनी ही आपकी इकोनॉमी में साइक्लिकल चेंजेस आते चले जाएंगे। तो सैमुएल्सन ने ट्रेड साइकिल्स के मॉडल से नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए एक इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन है YT इज इक्वल टू GT प्लस CT प्लस IT। T जो है ये यहाँ पर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। YT मतलब नेशनल इनकम ऑफ टाइम पीरियड T,
जीटी का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द टाइम पीरियड टी, सीटी कि उस टी टाइम में आपने कितना कंजप्शन किया, और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। यानी आपको ये याद रखना है, वाई का मतलब नेशनल इनकम, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी का मतलब कंजप्शन एंड आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, और टी इज़ द टाइम पीरियड। अब देखिए, हमें पता है कि जो हमारा कंजप्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इन इक्वेशंस का मैथमेटिकल ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखो, मेन इक्वेशन है कि वाई टी इज इक्वल टू जी टी प्लस सी टी प्लस आई टी। अब हमें ये सारी की सारी इक्वेशन y की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो जीटी है यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो फिक्स है, हम उसको 1 के बराबर मान लेते हैं। अब बात आती है कंजप्शन की। कंजप्शन आपका किस चीज़ का फंक्शन होता है? इनकम का। हमने अभी पढ़ा ना कि सी टी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस 1, कि आपकी इस मंथ का कंजप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी पिछले महीने की सैलरी के ऊपर। और उस सैलरी में अब जैसे मान लो किसी की सैलरी 1 लाख है, अब वो 1 लाख सारा थोड़ी कंज्यूम कर लेते हैं, नहीं ना, वो उसका कुछ परसेंट ही कंज्यूम करते हैं। 5%, 10%, 20%, 25%, जितना परसेंट कंज्यूम करते हैं हम उसको यहाँ पर बोलते हैं एमपीसी, की इनकम का कितना भाग आपने कंज्यूम किया। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन 1 है, तो सी टी की वैल्यू आपकी आ गई अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, ये आपकी आ गई इक्वेशन 2। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपका क्या है कि आपने टी टाइम में कितना कंज्यूम किया और टी माइनस 1 टाइम में कितना कंज्यूम किया, उसका डिफरेंस। सपोज कीजिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे को 20,000 रुपीज़ जो है वो कंजप्शन के लिए दिए गए, मतलब घर खर्च चलाने के लिए दिए गए। उसमें से मैंने 15,000 जो है वो तो कंज्यूम कर लिया और 5,000 रुपीज़ जो है वो सेव कर लिए। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया कंजप्शन का डिफरेंस का। तो जो आपका आईटी है वो किसके बराबर होता है? आई टी इज इक्वल टू सी टी एंड सी टी माइनस 1, कि इस महीने आपने कितना कंज्यूम किया, पिछले महीने आपने कितना कंज्यूम किया था, उसका जो डिफरेंस है वो आप इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपका वैल्यू ऑफ बीटा के ऊपर। बीटा जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेटर को। ठीक है, तो अब देखिए सी टी की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन 3 है। 3 में आप पुट कर दीजिए वैल्यू ऑफ 2। मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, इसको ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटा आगे आ गया, सी टी की वैल्यू अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, और अब देखो अगेन सी टी है तो अगेन अल्फ़ा वाई टी माइनस 1। सी टी की वैल्यू पुट के ये -1 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो आपका आई टी की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बाहर यदि कॉमन ले लिया जाए, अल्फ़ा बीटा वाई टी माइनस 1 एंड वाई टी माइनस 2। ये जो t माइनस 1 है और t माइनस 2 है, इसको y के साथ साथ नहीं लिखना, इसको नीचे लिखना है पैरों के पास। एक सबस्क्रिप्ट्स होती है, एक सुपरस्क्रिप्ट्स होती है, इसको सबस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में लिखना है। ये आपकी आ गई इक्वेशन 3। अब आप और एक ये है इक्वेशन आपकी, तो इन सब की वैल्यूज आप पुट कर देंगे किसमें? इक्वेशन 1 में। तो अब आपकी इक्वेशन 1 बन जाती है वाई टी, पहले जी टी की जगह 1 पुट कर दिया, फिर सी टी की जगह पुट कर दिया अल्फ़ा वाई टी माइनस 1, और आई टी की जगह पुट कर दिया अल्फ़ा बीटा वाई टी माइनस 1 एंड वाई टी माइनस 2।
अब आपकी ये इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि जो आपका अल्फ़ा और बीटा है इसकी वैल्यूज़ भी फिक्स हैं। इस मॉडल में ये माना गया है कि अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू है 1। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो yt किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा की जगह 1/2 yt माइनस 1 प्लस अल्फ़ा 1/2 बीटा 1 yt माइनस 1 एंड yt माइनस 2। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए yt इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको ये वाली जो चीज़ है हम इसको खोल लेंगे, 1/2 yt माइनस 1 प्लस 1/2 yt माइनस 1। अब ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस, अंदर माइनस का साइन है, yt माइनस 2। इज इट ओके? अब जो आपकी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी yt इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ ये मिलकर हो गए 1 yt माइनस 1 माइनस 1/2 yt माइनस 2। अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है ये कन्वर्ट हो गई इसमें। अब आपकी सारी इक्वेशन किस में आ गई? ये आ गई आपकी y की फॉर्म में। अब हम t की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। पहले हम पुट करते हैं t की वैल्यू 0, पुटिंग t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। y 0 1 प्लस y 0 माइनस 1 1/2 y 0 माइनस 2। ये आपका आ गया y 0 1 y माइनस 1 1/2 y माइनस 2। ये जो चीज़ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? टाइम पीरियड को। अब टाइम पीरियड कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 0। तो y 0 की वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक, अब हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। इसी इक्वेशन में 4 में हम t की वैल्यू 1 पुट करेंगे। y 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 y 1 माइनस 2। तो y 1 इज इक्वल टू 1 प्लस y 0 माइनस 1/2 y माइनस 1। अगेन ये नेगेटिव आ गया, ये तो 0 हो गया। अब y 0 की वैल्यू क्या है 1, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो y 1 की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब हम पुट करेंगे y पुटिंग t इज इक्वल टू 2 किस में? इन इक्वेशन 4। तो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस y 2 माइनस 1 माइनस 1/2 y 2 माइनस 2। अब ये इक्वेशन क्या आ गई 1 प्लस 1 1/2 y 0। अब y 0 की वैल्यू क्या है 1 और y 1 की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू क्या है 1। तो 3 माइनस 1/2 y2 की वैल्यू आपकी आ गई 2.5। आपको सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ निकाल के दिखा दो, चाहो तो हम y3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y3 इज इक्वल टू 1 प्लस y 3 माइनस 1 1/2 y 3 माइनस 2 1 प्लस y2 1/2 y 1। y2 की वैल्यू है 2.5, 1/2 y1 की वैल्यू है 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आपका 1 से 1 कट गया, आपकी वैल्यू अगेन y3 की आ गई 2.5।
इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमने जब नेशनल इनकम को काउंट किया तो ज़ीरो टाइम पीरियड में नेशनल इनकम यानी कि करंट टाइम पीरियड में जो है वो आपके आ गई 1, फिर आ गई 2, फिर आ गई 2.5 और फिर अगेन 2.5। ये सारी वैल्यूज़ हम एक टेबल में पुट करके उसको दिखा देंगे यहाँ पर कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो यदि 1 है तो अलग अलग टाइम पीरियड में हमारी जो नेशनल इनकम होगी पहले ज़ीरो टाइम पीरियड में 1, फिर 2, फिर 2.5, फिर 2.5, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद सैमुअल्सन ये कहता है कि यदि नेशनल इनकम आपको 2 पीरियड्स की पता है तो आप उन पीरियड्स को फॉलो करते हुए, जैसे कि यहाँ पर हमें इसकी पता थी, इसकी पता थी, इनको काउंट करते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम किसी भी टाइम पीरियड की नेशनल इनकम को बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेन रोल होता है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू का। आपकी यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है, तब आपकी इकोनॉमी में जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं हम उनको अब डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। ये टेबल जो है इसको थोड़ा सा आपको लर्न करने की ज़रूरत है। वो क्या कहता है कि यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 0 है, तब अल्फ़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो इकोनॉमी में साइकिल लेस पाथ आता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि यदि अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है और बीटा की वैल्यू 1 है तो डम्प्ड फ्लक्चुएशंस होती हैं। डम्प्ड यानी कि धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनवर्ड मूव करती चली जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू सेम है, बीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो इकोनॉमी में जो डम्प्ड फ्लक्चुएशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेटर की वैल्यू बढ़ रही है, धीरे धीरे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स आते जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी एक कांस्टेंट पाथ पर मूव करेगी। अब यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू भी बढ़ा दें, यानी कि एमपीसी भी आपकी 0.5 से 0.6 हो जाती है और एक्सीलरेटर भी बढ़ जाता है। अब दोनों की वैल्यू जो बढ़ती है तो इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं, उनको एक्सप्लोसिव साइकिल्स कहते हैं। अब उसके बाद यदि अल्फ़ा भी बढ़ जाए, बीटा भी बढ़ जाए, फिर दोनों में साइकिल लेस एक्सप्लोसिव पाथ्स आते हैं। अब इन पाथ को हम कैसे स्टडी करेंगे, देखिए। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 0 है, तो इकोनॉमी में क्या आते हैं, साइकिल लेस पाथ आते हैं। साइकिल लेस पाथ का मतलब है कि इकोनॉमी जो है उसमें यदि ये आपका इधर टाइम पीरियड है कि अलग अलग टाइम पीरियड में आपकी जो नेशनल इनकम है वो बहुत तेज़ी से साइकिल लेस बिना किसी फ्लक्चुएशंस के ग्रो करेगी। इसको कहते हैं साइकिल लेस पाथ कि जब अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू 0 है। यहाँ पर क्योंकि एक्सीलरेटर की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म है, एक्सीलरेटर इनएक्टिव है, जो काम करता है वो सारा का सारा मल्टीप्लायर करता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जब अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 1 है, तब इकोनॉमी में डम्प्ड फ्लक्चुएशंस आती हैं। डम्प्ड फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे साइक्लिकल पाथ में तो मूव करती ही है, लेकिन क्या धीरे धीरे अपने इक्विलिब्रियम अप डाउन्स को कम करते हुए इक्विलिब्रियम पाथ की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं डम्प्ड साइकिल। डम्प्ड साइकिल का मतलब है कि इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रेजुअली कहाँ पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम, ये लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। उसके बाद है थर्ड, हमने पढ़ा कि यदि अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू जो है वो बढ़कर 2 हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी जो है उसमें आएंगी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमी
जो है इक्विलिब्रियम लाइन से अप एंड डाउन कांस्टेंट पाथ में फॉलो करेगी। ये पाथ जो है, ये साइकिल्स का पाथ कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि यदि फोर्थ में हमने पढ़ा कि यदि हम अल्फ़ा की वैल्यू तो 0.6 ले लें और बीटा की वैल्यू जो है वो 3 ले लें, तब इकोनॉमी में जो पाथ आएंगे उसमें क्या है कि एक्सीलरेटर भी बढ़ गया। पहले एक्सीलरेटर हमने 0.5 लिया था और साथ में मल्टीप्लायर भी बढ़ गया और एक्सीलरेटर भी बढ़ गया। अब दोनों की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि अब इकोनॉमी में जो है बहुत तेजी आने वाली है। इकोनॉमी धीरे धीरे और ज़्यादा वाइब्रेंट होती चली जाएगी। इसको कहते हैं एक्सप्लोसिव साइकिल्स। उसके बाद लास्ट स्टेज है कि जब अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.8 हो जाए और बीटा की वैल्यू 4 हो जाए। अब यहाँ पर अल्फ़ा भी बढ़ रहा है और बीटा भी बढ़ रहा है। अब इकोनॉमी में मतलब वाइब्रेंट चेंजेस तो आने ही आने हैं। जब अल्फ़ा कम होता है, बीटा भी कम होता है, तो एक्सप्लोसिव साइकिल्स आते हैं, मतलब डाउनवर्ड भी उतनी ही तेज़ी से होता है, अपवर्ड भी उतनी तेज़ी से होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी जो है वो अपवर्ड मूव करती है, नीचे डाउनवर्ड नहीं जाती। तो इसमें एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम, वाई एक्सिस पर हमारी इनकम। तो इस केस में जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसको साइकिललेस ग्रोइंग पाथ बोलते हैं कि इकोनॉमी अपवर्ड मूव करती चली जाएगी। इस तरीके से हम सैमुअल्सन के मॉडल को पढ़ते हैं। उसके बाद है कि इस मॉडल की क्रिटिसिज्म्स क्या क्या हैं। इस मॉडल की बेसिक क्रिटिसिज्म्स जो हैं वो सबसे पहले है कि यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है ना उसकी वैल्यू को कांस्टेंट माना गया है, जबकि रियल वैल्यू इकोनॉमी में ये चेंज होती रहती हैं। सैमुअल्सन ये नहीं बताता कि जो इकोनॉमी में ये साइकिल्स आते हैं, जो मतलब एक्सप्लोसिव साइकिल आएंगे या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स आते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ये मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है ऑसिलेशन अबाउट द स्टेशनरी लाइन, कि ये इक्विलिब्रियम लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपके ऑसिलेशंस होते हैं। लेकिन ये लाइन कहाँ पर होगी इसके बारे में रियलिटी में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये ट्रेड साइकिल्स का एक मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है जिसको हर आसानी से नहीं समझ सकता। इसमें मॉनेटरी टर्म्स जो हैं उनको इग्नोर किया गया है। वीडियो को अच्छे से देखिए, मॉडल को अच्छे से समझने के लिए 2-3 बार देखिए। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।